14 मई 2012 कनाडा के केबेक का एक खामोश शहर। एक आदमी अपनी कार से उतारता है। कार की डिक्की में रखा एक कार्डबोर्ड बॉक्स बिल्कुल आम नहीं है। उस बॉक्स के अंदर है $1 मिलियन, सिर्फ $20 के नोट्स में। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन आज जिस घर में वो जा रहा है वहां 8 फेडरल एजेंट्स पहले से मौजूद हैं। जैसे ही वो कार्डबोर्ड बॉक्स खोलता है, अचानक फ्लैशबंग ग्रेनेड्स फट हैं। हर तरफ से फेडरल एजेंट्स अंदर घुस आते हैं। उसका चेहरा जमीन पर दबा दिया जाता है, हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। एक एजेंट उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है, इंडस्ट्रियल लेवल काउंटरफीटिंग की सजा 7 साल होती है। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये आदमी कभी जेल नहीं जाएगा, और ये भी कि उसने अमेरिकन हिस्ट्री में किसी भी इंसान से ज्यादा नकली डॉलर्स छपे हैं। सवाल ये नहीं था कि वो पकड़ा कैसे गया। सवाल ये था, ऐसा कौन सा राज था जिसने वॉशिंगटन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नवंबर 2008 मॉन्ट्रियल के बाहर एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में फ्रैंक बरासा एक $20 के नोट को घंटों नहीं, दिनों से देख रहा है। 47 दिन लगातार वो नोट की हर बारीकी को समझ चुका है। एंड्रयू जैक्सन के कॉलर के पास छापी माइक्रो प्रिंटिंग, कोने में रंग बदलने वाली स्याही, सिक्योरिटी थ्रेड की बिल्कुल सही पोजीशन। फ्रैंक ना कोई साइंटिस्ट था और ना इंजीनियर, ना ही किसी बड़े माफिया का ट्रेंड मेंबर। वो एक स्कूल ड्रॉप आउट था जिसने पहली कमाई चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स बेचकर और छोटे मोटे नशाए के धंधे से की थी। लेकिन उसके पास 2 चीजें थी जो उससे बाकी क्रिमिनल से अलग बनाती थी। एक, बहुत ज्यादा सब्र करना और सही मोमेंट का वेट करना। दूसरी, हर सिस्टम की कमजोरी पहचान लेने की सलाहियत। दुनिया में जितने भी लोगों ने अमेरिकन डॉलर की नकल करने की कोशिश की, वो सब एक ही वजह से नाकाम हुए। मसला इंक नहीं था, प्रिंटिंग नहीं थी, होलोग्राम भी नहीं। मसला था पेपर। असल में अमेरिकन नोट्स आम पेपर के नहीं होते। ये एक खास फैब्रिक से बने होते हैं। 75% कॉटन, 25% लिनन, और ये खास मटेरियल का फैब्रिक दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती है। उस कंपनी में सख्त सिक्योरिटी होती है। हर शीट ट्रैक की जाती है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आपका नकली नोट रिलीज होते ही पकड़ा जाएगा। यही फ्रैंक अपने आप से एक सवाल पूछता है, अगर पेपर बनाया ही नहीं जा सकता तो क्यों ना किसी असली कंपनी से ही बनवा लिया जाए। यहीं से खेल बदल गया। फ्रैंक ने एक नई पहचान बनाई। जैक्सन मैक्सवेल, एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का ऑफिसर। उसने यूरोप की पेपर मिल्स को फोन करना शुरू किया। पहली, दूसरी, तीसरी 23 कंपनीज ने सीधा मना कर दिया। फ्रैंक बिल्कुल उदास हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो दोबारा फोन उठाता है और कॉल्स करना शुरू करता है। और फिर स्विट्जरलैंड की एक छोटी कंपनी ने उसकी बात सुनी और फिर हां कह दी। आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंक ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की। कॉटन लाइनन मिक्स केमिकल ट्रीटमेंट, कस्टम वाटरमार्क। उसने एक साथ ये डिमांड्स नहीं की ताकि कंपनी को शक ना हो। और आखिर में सिक्योरिटी थ्रेड जिस पर माइक्रोटेक्स्ट लिखा हो। USA 20 कंपनी मान गई। एक लीगल कंपनी ने एक क्रिमिनल के लिए अमेरिकन नोट के लिए पेपर बना दिया। नवंबर 2009 स्विट्जरलैंड से 5 कंटेनर्स रवाना होते हैं अपनी मंजिल की तरफ, मॉन्ट्रियल। अगर कस्टम्स ने एक भी शीट खोलकर देख ली तो सब खत्म। फ्रैंक पोर्ट पर एक जगह दूर खड़ा देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, कहीं कस्टम्स वाला कंटेनर का चेक ना कर ले। और फिर कंटेनर बिना चेक के क्लियर हो गया। 4 दिन तक उसने हाथ तक नहीं लगाया। जब आखिर उसने सील काटी, सिर्फ पेपर को हाथ लगाते ही ये उसे समझ आ गया, ये असली जैसा नहीं बल्कि असली ही था। अब उसके पास कैनवस था। अब उसे बस तस्वीर बनानी थी। उसने एक सुनसान फार्म पर पुराना सा घर खरीद लिया
और अंडरग्राउंड माफिया की मदद से इंडस्ट्री लेवल की मशीन्स इंपोर्ट करवा ली। बिल्कुल गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जैसी मशीन्स, हाई एंड ऑफसेट प्रेस, यूवी स्टेशंस, इंडस्ट्रियल ड्रायर्स, खास शाही, खास प्लेट्स। लेकिन एक मसला आ गया। ये मशीन्स बहुत हाई लेवल थी, जिन्हें सिर्फ एक एक्सपर्ट ही चला सकता था। फ्रैंक ने एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एक्सपर्ट को हायर किया और साथ ही साथ खुद भी इन मशीन्स को यूज करना सीख रहा था। हर चीज बिल्कुल सही जा रही थी 18 महीने तक, और $3 लाख का कर्जा चढ़ गया था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लेवल के नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे थे। शुरू में सब नाकाम रहा। परफेक्शन चाहिए थी। उसने हर हालत नोट जला दिया। वो उदास था, लेकिन अपनी एक सलाहियत की वजह से आखिर कामयाब हो गया। उसने हार नहीं मानी। आखिर जीत उसी की हुई। लेकिन अप्रैल 2010 में पहला परफेक्ट नोट तैयार हुआ। फ्रैंक ने जब असली और नकली को एक साथ रखा तो दोनों में कोई फर्क नहीं था। दिसंबर 2010 तक 12.5 मिलियन नोट्स उसने प्रिंट किए, जिनकी कुल वैल्यू $250 मिलियन थी। लेकिन फ्रैंक ने सबसे अहम फैसला लिया, जो ज्यादातर क्रिमिनल्स नहीं करते। उसने फैसला लिया कि वो खुद ये नोट्स खर्च नहीं करेगा, वो उन्हें होलसेल में बेचेगा। उसने अंडरग्राउंड माफिया में ये नोट्स बेचे और एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट की नोट्स को अमेरिका और कनाडा में नहीं बेचा, बल्कि यूरोप से बाहर अलग अलग मुल्कों में बेचा 30 सेंट्स पर डॉलर की रेट से। फ्रैंक के बनाए हुए नोट्स में कोई सीरियल नंबर रिपीट नहीं होता था, कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। मार्च 2012 लास वेगस की एक बैंक टेलर कुछ नोट्स में अजीब बात देखती है। 11 नोट्स, एक ही सीरियल नंबर था, लेकिन ये फ्रैंक के नोट्स नहीं थे। किसी ने उसके नोट्स की ही नकल बना ली थी, लेकिन वो मास्टरमाइंड नहीं था, इसलिए ये गलती कर बैठा। अमेरिका ने एक FIA इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन 14 मई 2012। डील तय थी, लेकिन ये एक नया बायर था। इस दफा फ्रैंक ने अंडरग्राउंड माफिया से डील नहीं की थी, बल्कि खुद डायरेक्ट डील की थी। बॉक्स तैयार था जिसमें $1 मिलियन थे, लेकिन खरीदने वाला अंडरकवर पुलिस था। जैसे ही फ्रैंक घर में जाता है, बायर सामने ही बैठा होता है। फ्रैंक यूसे अपने रेट्स के बारे में बताता है, बायर मान जाता है और फिर वो कॉल करता है और कहता है कंफर्म। और उसी पल फ्लैशबैंग ग्रेनेड्स फटे हैं और एजेंट्स घर में घुस आते हैं। फ्रैंक को जमीन पर गिरा दिया जाता है। कुछ ही देर बाद फ्रैंक के उस घर पर भी रेड होती है जहां उसने मशीन्स रखी होती हैं। मशीन्स अभी भी गर्म थी। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी नोट्स प्रिंट किए गए हों। मशीन्स मिल जाती हैं, कुछ नकली नोट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन $200 मिलियन अभी भी गायब थे, जिनका पुलिस को कोई पता नहीं था। FIA फ्रैंक को टॉर्चर करती रही कि सच बताओ तुमने कितने नोट्स बनाए हैं। लेकिन फ्रैंक खामोश हो गया। 18 महीने तक एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि यूस पता था अगर ये $200 मिलियन मार्केट में फैल गए तो डॉलर पर भरोसा हिल जाएगा और मार्केट क्रैश हो जाएगी। और यही उसकी असल ताकत थी, जिसकी वजह से FIA वाले उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। उसने एक प्रपोजल दिया, मैं इन सारे नोट्स वापस कर दूंगा, प्रिंटिंग प्लेट्स भी, लेकिन बदले में मुझे आजादी चाहिए। पहले गवर्नमेंट हंसी और कहने लगी ऐसा लगता है जैसे इसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट को $200 मिलियन का पता चला तो उनकी हंसी रुक गई, क्योंकि वो जानते थे जेल में बैठा ये आदमी उनकी करेंसी को जीरो बना सकता है। जनवरी 2014 डील तय हो गई। उसकी सजा सिर्फ वही थी जो वो पहले ही जेल में गुजार चुका था, और उस पर $1,300 का फाइन हुआ। अमेरिका ने एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर वापस ले लिया। बदले में $200 मिलियन के सुपर नोट्स की लोकेशन पूछी गई। हिस्ट्री की सबसे बड़ी नकली करेंसी सीजर। 2 महीने बाद फ्रैंक अदालत से बाहर निकलता है, बिल्कुल आजाद।
फ्रैंक उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है और ट्रक्स मंगवाए जाते हैं। पुलिस जब कंटेनर का दरवाजा खोलती है तो कंटेनर में सुपर नोट्स के स्टैक्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू $200 मिलियन थी। आज वही आदमी गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी कंपनीज को एंटी काउंटरफीटिंग सिस्टम्स पर मशवरा देता है। एक रिसर्च के मुताबिक आज भी तकरीबन $50 मिलियन के नोट्स दुनिया में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं बिना पहचाने। अमेरिका अपने $20 के नोट का डिजाइन कई मर्तबा बदल चुका है, लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है। अगर फ्रैंक फिर कोशिश करे तो क्या दुनिया रोक पाएगी?